Welcome again, Home Science Lectures. We are studying Unit 4 Childhood, and today we will continue this unit. And we are studying chapter number 9. We had started this chapter in last class, and today we will continue it. This is chapter number 9, Nutrition, Health, and Well-being. This is second part of this chapter. आज हम 9 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलबींग. ये चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और ये इसका सेकंड पार्ट है. और आज जो हम बात करेंगे इस चैप्टर में, वो बात करेंगे प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए. लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन नहीं पढ़ा था. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इन्फेंसी चिल्ड्रन. आज हम प्री स्कूल चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे जो बच्चे 1 से लेकर 6 वर्ष तक के होते हैं. लास्ट क्लास में हमने इन्फेंसी के बारे में बात की थी जो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चे होते हैं. आज हम इन बच्चों का पोषण, इनका स्वास्थ्य और इनकी स्वस्थता के बारे में बात करेंगे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. जैसा आपको पता ही है कि ये जो बच्चे होते हैं प्री स्कूल एज वाले, ये बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, चुस्त होते हैं और हर समय कुछ ना कुछ काम करने के लिए उत्साहित रहते हैं. लेकिन जो शैशवावस्था का बच्चा है, वो उसकी जो वृद्धि है वो बहुत तीव्र गति से होती है. यहाँ पर इस अवस्था में वृद्धि उतनी तीव्र गति से नहीं होती है. उस सब के बावजूद भी इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं. गोल मटोल दिखाई देने वाले बच्चे इस अवस्था में आकर बहुत लंबे पतले से दिखाई देने लगते हैं और इस अवस्था में उनका वजन ज़्यादा नहीं बढ़ता, बल्कि उसकी अपेक्षा लंबाई में अधिक वृद्धि होने लगती है. जो विद्यालय पूर्व अवस्था वाले बच्चे हैं, जो प्री स्कूल एज वाले बच्चे हैं, ये अपने जो इनकी आदतें हैं, खाने वाली आदतें, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं. जैसे चबाना और निगलना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आ जाता है. इस अवस्था में बच्चों को पौष्टिक आहार और अल्पाहार खाने की जो सही आदत है उसको सिखाने का सबसे अच्छा समय होता है. इस समय पे हमें इन बच्चों को पौष्टिक भोजन खिलाने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि इस समय खिलाई गई आदतें उनकी पूरी उम्र भर कायम रहती हैं. और यदि इसी अवस्था में हम उनको ग्रीन फूड नहीं देते हैं, न्यूट्रिशियस फूड नहीं देते हैं और उनको जंक फूड देने लगते हैं, तो यह आदत उनकी ऑल लाइफ बनी रहती है. इसलिए इस अवस्था में इन बच्चों के लिए हमें पोषण का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. तो चलिए बात करते हैं इनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की. न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, विद्यालय पूर्व बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं. इस अवस्था में बच्चों की जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं, उनकी आयु पर, उनकी लंबाई पर, उनके शारीरिक भार पर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर, उनके शारीरिक और मानसिक सक्रियता स्तर के अनुसार अलग अलग होती है. सबसे पहले बात करते हैं हम ऊर्जा की. जो ऊर्जा है, इस अवस्था में जो ऊर्जा की आवश्यकता है, ये बच्चों की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी इस ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ती चली जाती है. क्यों बढ़ती चली जाती है? क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं और क्रियाशीलता के कारण उनकी ऊर्जा की आवश्यकता अधिक हो जाती है. अब बात करते हैं हम प्रोटीन की. और जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना. तो शरीर की वृद्धि के लिए और उनकी जो मांसपेशियां हैं और अस्थियां हैं, उनके विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता की मांग भी बढ़ जाती है. इसी तरह से कैल्शियम की मांग भी बच्चों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस अवस्था में. अब बात करते हैं हम किसकी? वाइटमिन्स की. पहले वसा ले लेते हैं. जो वसा है और फैट्स है, इन बच्चों की जो वसा की मांग है वो 25 ग्राम होती है और इन बच्चों को वसा वाला भोजन खिलाना चाहिए. 25 ग्राम इन्हें वसा अधिक से अधिक मात्रा में जरूर देनी चाहिए. अब बात करते हैं हम खनिज लवण की. जो खनिज लवण हैं, जो मिनरल्स हैं, इस अवस्था में इनकी आवश्यकता किस लिए होती है? दांतों के लिए और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है. उसके अलावा रक्त निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लौह तत्व की आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए उनको लौह तत्व भी पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए. फिर बात करें यदि विटामिन की, तो उन्हें विटामिन, रेटिनॉल और कैरोटीन दोनों रूप में देना चाहिए. विटामिन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम विटामिन ही करते हैं, इसलिए इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उन्हें विटामिन जरूर देने चाहिए. उसके अलावा इन्हें फैट सोल्यूबल विटामिन
और वाटर सोलेबल विटामिन, दोनों ही विटामिन जरूर देने चाहिए और जल भी इन्हें पर्याप्त मात्रा में जरूर देना चाहिए। तो ये तो हो गई इनकी क्या पोषण संबंधी आवश्यकताएं। अब हम बात करते हैं विद्यालय पूर्व बच्चों की पौष्टिक भोजन देने के लिए दिशा निर्देश क्या क्या हैं। गाइडलाइंस फॉर हेल्दी ईटिंग फॉर प्री स्कूलर्स, जो प्री स्कूलर्स होते हैं उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है जो उनको पौष्टिक भोजन देना चाहिए। देखिए, जो इनकी भोजन संबंधी आवश्यकता है, सबसे पहला इसका इफेक्ट पड़ता है माता पिता से, जो इनके फ्रेंड्स होते हैं उनसे, और दूसरा इफेक्ट पड़ता है टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट ये बच्चे देखते हैं उससे। यदि ये टीवी में मैगी का एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा देखेंगे तो ये मैगी खाने के लिए ही हमेशा उत्साहित रहेंगे और ये कहेंगे कि हमें मैगी खानी है। लेकिन यदि हम इनको परिवार में न्यूट्रिशियस फूड बनाया जाता है और न्यूट्रिशियस फूड बहुत अच्छे तरह से सर्व किया जाता है तो ये इनकी आदत बचपन से ही इनके अंदर डेवलप हो जाती है। इसके लिए कुछ सुझाव हैं जिनको यदि पालन किया जाए, जिन सुझावों का, तो इन बच्चों में बचपन से ही न्यूट्रिशियस फूड खाने की आदतें पड़ जाती हैं। इन बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही परिवार के साथ बिठाकर आराम से, आनंदमय तरीके से, आनंदमय वातावरण में भोजन कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए जब परिवार के अन्य सदस्य खाना खा रहे हों। इसके अलावा इन बच्चों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में डिफरेंट डिफरेंट तरह का भोजन और डिफरेंट डिफरेंट तरह से सर्व करके भोजन जरूर प्रस्तुत इनके सामने किया जाना चाहिए, जो देखने में इतना अच्छा लगे कि उनको खाने का तुरंत मन करे। तो इस तरह से इनको भोजन परोसना चाहिए जिससे वो हमेशा न्यूट्रिशियस जो फूड होता है उसको खाने के लिए उत्साहित रहें। उसके अलावा इन्हें जो अल्पाहार दिया जाता है वो एक फिक्स समय पर दिया जाना चाहिए, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। खाने के प्रति इनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए और नई नई चीज़ें इनको खिलानी चाहिए जिससे वो खाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहें और उनका खाने का मन करता रहे। संतुलित भोजन इन्हें देना चाहिए, संतुलित मात्रा में देना चाहिए। उसके अलावा सख्त भोजन, मुलायम भोजन और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का भोजन इन्हें ज़रूर खिलाना चाहिए। बच्चों को ऐसा खाना परोसना चाहिए जिससे वो आसानी से खा सकें। हाथ से खाने वाला भोजन, जैसे छोटे छोटे पीसेस में उनको खाना देना चाहिए जिससे वो आसानी से उठाएं और एक बार में ही पूरा खा जाएं। बच्चे को भोजन हमेशा तसल्ली से बैठाकर खिलाना चाहिए, ये नहीं कि वो इधर उधर घूम रहा है और खाना खा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि थका हुआ बच्चा भोजन में इंटरेस्ट नहीं लेता, इसलिए बच्चे को भोजन ऐसे समय पर खिलाया जाए जब वो थका हुआ ना हो। कुछ देर के लिए उसको आराम करा के फिर उसके बाद भोजन कराना चाहिए। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को कोई विशिष्ट खाद्य पदार्थ खाने के लिए किसी अलग प्रकार का लालच या दंड कभी भी नहीं देना चाहिए। इस अवस्था के बच्चों को अपने हाथों से खाना पसंद होता है, इसलिए उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में खाना देना चाहिए। कोई खाना यदि उन्हें पसंद नहीं है तो उसका चेंज करके उसे डिफरेंट तरह से उसे देना चाहिए जिसको वो इजीली खा ले। इतने सुंदर तरीके से खाना उसके सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि वो उसको खाने के लिए ललायित हो जाए और उसको तुरंत ही खाने लगे। और बहुत ज़्यादा अधिक मिर्च मसाले, अधिक मीठा, ये सब भोज्य पदार्थ बच्चों को कम से कम देने चाहिए। और ऐसा भोजन बच्चों के लिए होना चाहिए जो उनका पाचन तंत्र है उसको क्षति ना पहुंचाए। हमेशा उनको सादा भोजन देना चाहिए, जैसे कस्टर्ड, पनीर, खीर, इस तरह का भोजन उन्हें ज़रूर खिलाना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा तीव्र गंध वाले भोजन होते हैं वो बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह का भोजन उन्हें नहीं देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए संतुलित भोजन की योजना बनाना, प्लानिंग बैलेंस्ड मील्स फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन। अब इनके लिए हम संतुलित भोजन की योजना किस तरह से बनानी है वो प्लान करते हैं। जो इस अवस्था के बच्चे होते हैं वो इतने अधिक सक्रिय होते हैं कि जो इनकी कैलोरीज की डिमांड है वो एक प्रौढ़ महिला की ऊर्जा की डिमांड से भी बहुत अधिक होती है। इस आयु के जो बच्चे होते हैं इनके विकास एवं सक्रियता के स्तर को ध्यान में रखते हुए यदि इन्हें पौष्टिक और संतुलित भोजन नहीं दिया जाता है तो वह वयस्क अवस्था तक अपनी पूर्ण रूप से जो उनकी आनुवांशिक क्षमताएं हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन्हें पूरी तरह से बैलेंस डाइट बचपन से ही देने की आदत डालनी चाहिए।
जैसे यदि बचपन से ही इन्हें प्रोटीन और विटामिन ए, लोह तत्व इनकी कमी हो जाती है, तो ये बच्चे प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण इनको नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोपैथेलमिया इस तरह की बीमारी हो जाती हैं। और यदि इनको आयरन पूरा नहीं मिलता है तो इनके अंदर एनीमिया नामक रोग से ये ग्रस्त हो जाते हैं। तो इस तरह की बीमारियां इनको हो जाती हैं। तो इसीलिए हम इनकी बैलेंस डाइट के बारे में बात करते हैं कि इन बच्चों की जो बैलेंस डाइट है उनके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे इनको पूरी तरह से बैलेंस डाइट दी जा सके। तो इनमें भोजन की संरचना का, स्वाद का, गंध का और रंगों का, इनमें वैरायटी लाकर अलग अलग तरीके से बच्चों को भोजन परोसना चाहिए। इनको जटिल कार्बोहाइड्रेट, चर्बी रहित मांस, प्रोटीन तथा आवश्यक वसा जो दी जाती है उनके बीच संतुलन बनाना चाहिए। उसके अलावा मिठाई, आइसक्रीम, वसा से भरपूर फास्ट फूड और रिफाइंड इनका प्रयोग संयमित रूप से ही इनके आहार में करना चाहिए। जो विद्यालय पूर्व बच्चे होते हैं इनके लिए हमें जो संतुलित आहार बनाना है उसमें हमें फूड ग्रुप्स का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आईसीएमआर ने विभिन्न खाद्य समूहों की मात्रा के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उन सुझाव के अनुसार ही इन्हें भोजन देना चाहिए। जैसे हमने 5 फूड ग्रुप्स पढ़े थे। जो फर्स्ट फूड ग्रुप है अनाज वाला, ये जो अनाज है इनको 120 ग्राम की मात्रा में देना चाहिए। सेकंड फूड ग्रुप जो आता है, सेकंड फूड ग्रुप में जो दालें आती हैं वो दालें इनको 30 ग्राम जरूर देनी चाहिए। और जो बच्चे 4 से 6 साल के हैं उन्हें 45 ग्राम दालें देनी चाहिए। तीसरे फूड ग्रुप में जो दूध है वो दूध इनको 500 मिलीलीटर देना चाहिए। और चौथे फूड ग्रुप जो फल और सब्जियों का है, ये इसमें इनको जड़ वाली सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां और जो भी मौसमी सब्जियां हैं और फल हैं वो अवश्य देने चाहिए। पांचवा फूड ग्रुप जो आता है शर्करा का, इसमें वसा, तेल और घी ये भी इनको जरूर देने चाहिए। तो इनको सभी भोज्य पदार्थ सभी फूड ग्रुप्स में से अवश्य देने चाहिए। जो भी फूड ग्रुप दिया जाए उसमें उनको हर रंग का और हर वर्ग का भोजन अवश्य देना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी इनको आहार दिए जाएं दिन में, उन सब में 5 फूड ग्रुप अवश्य सम्मिलित करने चाहिए। अब हम बात करते हैं विद्यालय पूर्व जो बच्चे होते हैं इनके अल्पाहार के बारे में, स्नैक्स फॉर प्री स्कूलर्स। इनके स्नैक्स के बारे में बात करते हैं। जो स्नैक्स होते हैं ये बच्चों के आहार का महत्वपूर्ण भाग होते हैं, सबसे मेन भाग होते हैं। क्योंकि ये जो अपनी दिनचर्या के कारण ये बच्चे क्या करते हैं, ये तीनों आहारों को, जो 3 आहार होते हैं मॉर्निंग का, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनको पर्याप्त मात्रा में नहीं खा पाते हैं। इसलिए इनको इनके बीच में जो स्नैक्स दिए जाते हैं वो स्नैक्स कैसे होने चाहिए, उनमें आवश्यक कैलोरी और पोषक तत्व अवश्य होने चाहिए। और इसके अलावा बच्चों को नए खाद्य पदार्थ खिलाना शुरू करने के लिए भी अल्पाहार एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास होता है। इस अल्पाहार को हम इस समय पर इनको खिला सकते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिटिव वैल्यू कंप्लीट तरह से पूरी हो। तो इनको स्नैक्स जो भी दिए जाएं वो स्नैक्स कैसे होने चाहिए, न्यूट्रिशन से भरपूर हो, साथ ही साथ देखने में इतने अट्रैक्टिव हो कि बच्चा देखने के लिए एक्साइटेड हो जाए और उसको तुरंत खा ले। क्योंकि इस स्नैक्स के बहाने उनको जितनी उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है उतना न्यूट्रिशन दिया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ लो कॉस्ट स्नैक्स फॉर प्री स्कूलर्स। विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए कम लागत वाले अल्पाहार के कुछ उदाहरण। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके ही बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत कम कॉस्ट में भी न्यूट्रिशियस फूड बच्चों को खिला सकते हैं। उसके लिए बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ नॉलेज की आवश्यकता है जिससे हम बच्चों को पौष्टिक भोजन खिला सकते हैं। कम कीमत वाले कुछ स्वास्थ्यवर्धक भोजन हम देखते हैं। देखिए, जो सोयाबीन की दाल होती है और सूरजमुखी के बीज होते हैं, इनको बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें और इनको क्या करें, इनको खमीर कर लें, खमीरीकरण कर लें इनका, और उनकी बड़ियाँ बना लें अगर, तो वो बच्चों को खिलाई जा सकती हैं जिससे उनको न्यूट्रिटिव वैल्यू कंप्लीट मिल जाती है और ये बहुत कम कॉस्ट में भोजन तैयार हो जाता है। इसके अलावा मूंगफली की पट्टी बनाकर, इनको मीठी पट्टी बनाकर अलग अलग तरीके से मूंगफली की कुछ डिफरेंट डिशेस खिलाई जा सकती है जिससे उनको अलग अलग तरह से कंप्लीटली न्यूट्रिशन मिल सकता है।
चावल का आटा, मटर और चने की दाल और गुड़ को मिलाकर बहुत तरह के स्नैक्स बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा ढोकला, उपमा, इस तरह के भोज्य पदार्थ खिलाए जा सकते हैं बच्चों को। मौसमी और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सब्जियों से तैयार किए गए सूप इन बच्चों को बनाए जा सकते हैं। बची हुई सब्जियों से और दालों से कुछ स्पेशल डिश बनाकर इनको खिलाई जा सकती है। भुने हुए चटपटे मसालेदार आलू इनको खिलाए जा सकते हैं। चावल, गेहूँ या मक्के से तैयार चिवड़े में मौसमी सब्जियां मिलाकर चटनी के साथ परोसा जा सकता है। खिचड़ी जिसमें मौसमी सब्जियां भी उपलब्ध हों दाल चावल के साथ, तो उससे उसका पौष्टिक मान बढ़ाया जा सकता है, जो बहुत कम लो कॉस्ट में तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फीडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को खिलाना। देखिए, जो कुछ बच्चे विशेष आवश्यकताएं वाले होते हैं, जिनको दिव्यांग बच्चे भी हम बोलते हैं। असमर्थ बच्चा कौन होता है? असमर्थ बच्चा वह बच्चा होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य या औसत से कम होती हैं, और साथ ही साथ जिसे अपनी पूर्ण क्षमताएं विकसित करने के लिए विशेष मदद एवं शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि कोई बच्चा फिजिकली रूप से हैंडीकैप्ड है तो वह ही विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है। इसके अलावा वो बच्चे भी जो मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से कुछ पिछड़ गए हैं, कुछ उनके अंदर पूरी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो वो बच्चे भी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे कहलाते हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे कि ये जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं, इनकी फीडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनको खिलाने के तरीके के बारे में हम देखते हैं। ये जो बच्चे होते हैं, इनको खाना खिलाना किसी चुनौती से कम कार्य नहीं होता है। इनकी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति और भोजन कराते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम इसमें लेते हैं प्रेक्षण या फिर ऑब्जर्वेशन। जब भी बच्चों को खाना खिलाया जाए तो उनके व्यवहार पर, उनकी प्रगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए, भोजन करने का उनका तरीका, उसके अलावा भोजन के प्रति आकर्षण है या नहीं, उनकी शारीरिक और मानसिक जो क्षमताएं हैं उनका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों को ऑब्जर्व करना चाहिए और उनके भोजन काल को आनंदमयी तथा उन्हें पर्याप्त पोषण ग्रहण करने के लिए आवश्यक योग्यता विकसित करने के लिए हमेशा उन्हें प्रोत्साहित अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम भोजन शैली विकसित करना। भोजन शैली उनके अंदर किस तरह से विकसित करना। जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो अपनी अक्षमता के कारण क्या करते हैं, खाना खाने में बहुत अधिक समय लेते हैं। कुछ विशेष प्रकार की जो उनके अंदर अक्षमता होती हैं, डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उसके कारण बच्चों को भोजन करने में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो अक्सर खाने के दौरान कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को हमेशा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे वह बच्चा हमेशा पॉजिटिव रहे, उसके अंदर किसी तरह का डर ना हो, कोई परेशानी उसके अंदर ना हो। इस तरह का उसको एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराना चाहिए। आरामदायक स्थान पर उसको बिठाकर भोजन कराना चाहिए। यदि भोजन बच्चा स्वयं नहीं कर पाता तो उसको भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और अपने हाथ से ही उसको भोजन धीरे धीरे कराना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित समय पर, रेगुलर टाइम पर ही भोजन देना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पसंद का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट लेते हैं हम विशेष आहार। यदि कुछ बच्चों को कुछ भोजन खाने में प्रॉब्लम होती है, चबाने में प्रॉब्लम होती है, निगलने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल आहार बनाना चाहिए, जैसे बारीक कटा हुआ या फिर सॉफ्ट भोजन या फिर सेमी लिक्विड भोजन। इस तरह का भोजन उन्हें देना चाहिए जिससे वो आसानी से उस भोजन को निगल सके। नेक्स्ट आता है प्रेम की आवश्यकता। ये जो इन बच्चों को अधिक प्रेम की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको प्रेम पूर्वक भोजन खिलाना चाहिए। क्योंकि ये बच्चे भोजन करने में अधिक समय लेते हैं, इसलिए उनके साथ चिड़चिड़ा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद हम लेते हैं इम्यूनाइजेशन ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, विद्यालय पूर्व बच्चों का प्रतिरक्षण। अब हम इनका
प्रतिरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में जब हम इन्फेंसी के बारे में पढ़ रहे थे, इस चैप्टर की जो हमने फर्स्ट वीडियो ली थी, उसमें हमने उनके इम्यूनाइजेशन के बारे में बात किया था। अब हम इनके इम्यूनाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि जब बच्चा 15 से 18 माह का हो जाता है तो उसको कौन सा टीका लगाया जाता है। उसको टीका लगाया जाता है MMR का टीका। ये MMR का टीका 15 से 18 माह के बच्चे को लगाया जाता है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है M फॉर मीजल्स, सेकेंड M फॉर जो है मम्प्स और तीसरा जो R है उसकी फुल फॉर्म है रूबेला। खसरा, कनपेड़ा और रूबेला, इन 3 डिजीज से बचने के लिए 15 से 18 माह की उम्र में ये टीका इन बच्चों को लगाया जाता है। फिर हम बात करते हैं 16 महीने से 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको टीका लगाया जाता है DPT का टीका और उनको बूस्टर की खुराक दी जाती है। DPT का टीका एक इन्फेंसी पीरियड में लगा था और एक 16 माह से 2 वर्ष तक की आयु में लगता है, जो 3 बीमारियों से रक्षा करता है, डिप्थीरिया, पार्ट्यूसिस और टिटनेस। फिर 2 वर्ष की माह में बच्चों को एक टाइफाइड की वैक्सीन दी जाती है और 5 वर्ष में उनको फिर दोबारा से इनको फिर से DPT का टीका लगता है। DPT के टीके के अलावा और एक इनको पोलियो की बूस्टर खुराक भी दी जाती है। 10 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों को फिर टिटनेस टॉक्साइड या फिर किसका टिटनेस का टीका लगता है और उनको विटामिन A की ड्रॉप्स भी दी जाती हैं। अब हम इम्यूनाइजेशन के बाद इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आज का क्विज लेते हैं। यहाँ पर आज हमने 6 वर्ष तक के बच्चों की बात की है, तो जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो भी 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए होंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए बात करेंगे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं। तो चलिए आज का क्विज लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है ABCD, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन अब हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरक्षण की परिभाषा लिखो। यहाँ पर आपको इम्यूनाइजेशन की परिभाषा बतानी है कि इम्यूनाइजेशन होता क्या है, इसके बारे में बताना है। और थर्ड क्वेश्चन अब हम लेते हैं, MMR का जो टीका है वो किस आयु में लगाया जाता है। जिन बच्चों ने वीडियो ध्यान से देखी है वो तुरंत आंसर तुरंत लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उन्होंने वीडियो को ध्यान से देखा है। और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आज का, फोर्थ क्वेश्चन, विद्यालय पूर्व बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं किसके अनुसार होनी चाहिए। आयु के अनुसार, लंबाई के अनुसार, शारीरिक भार के अनुसार या सभी के अनुसार। तो बच्चे यहाँ पर हम 9th चैप्टर की सेकंड वीडियो कंप्लीट करते हैं। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये सेकंड वीडियो समझ आएगी। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू नाउ।